Hello guys, welcome to the channel Education Champion. Today we are going to start a very unique session that is known as concept प्लस MCQ सेशन। इनके अंदर क्या होगा, पहले आपको कुछ चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा, उन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग फिर कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इससे आपका चैप्टर पर कमांड भी आएगा और MCQ प्रैक्टिस भी होगा। तो ये सेशन हमारे मार्केट में जितने सेशन चल रहे हैं ना उससे बिल्कुल अलग और यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस भी कराया जाएगा जिससे आपका और जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो कीप learning the concept and start practicing now. Let us start our very first chapter. Let us learn the concept first. Today we are going to discuss the concept of inertia and first law of motion. आज अपन inertia और first law of motion के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जब अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं तो अपन को इनर्शिया का आइडिया ना होने के कारण कई बार सवालें गलत हो जाती हैं। तो अपन को वैसी गलती नहीं करनी, अपन को इग्नोर नहीं करना इनर्शिया को। तो अपन इनर्शिया को पहले समझने की कोशिश करेंगे और इनर्शिया को समझ लेने के बाद फिर अपन कोशिश करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी थोड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद फिर हमने जैसा बोला हमारा जो पैटर्न है, उसके बाद फोर्स एंड इट्स लॉस के ऊपर 2, 4, 5 या 10 MCQs भी क्वेश्चन करेंगे जो हमारा बेस्ट MCQs होंगे। ओके, और स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का होगा ना, एक हमेशा एक ओरिजिनल स्टेट होता है जिसमें वो मूवमेंट कर रहा होता है, जिसमें वो घूम रहा होता है, जिसमें वो जिस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो पार्टिकुलरली होता क्या इनर्शिया कि इनर्शिया एक टेंडेंसी है। किस चीज़ का टेंडेंसी है? ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्या कहने का मतलब है, यदि आप हो, ये आप हो और आप अगर मूव कर रहे हो इधर 4 मीटर पर सेकेंड से, तो आप चाहोगे कि हम 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव करते रहें। ठीक है, आप ये चाह रहे हो, ठीक है। वो बॉडी, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा वो वैसा ही होता है और वैसा ही वो चाहता है। अब यहाँ चाहने का मतलब ये नहीं कि आप रुकना चाह रहे हो, आप रुक नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है। टेंडेंसी मतलब उसका टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहे, तो उसमें वो ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ओके, अगर आप शांति से बेड पर रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, तो आप शांति से अगर बेड पर रेस्ट करो तो आप चाहोगे कि हम बेड पर रेस्ट ही करते रहें। आपकी टेंडेंसी है कि आप वो काम, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा आपके ऊपर अंदर से आता है ना एक, कि अंदर से मेरे को कोई एनर्जी मिले, कोई फोर्स मिले जो तो फिर हम वो काम को करें। तो हमेशा जो इनर्शिया है वो उसी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स के अंदर इनर्शिया इसी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिक्स के अंदर इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमारे 3 प्रकार का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अपन एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन तो आप लोगों को सब जगह बता दिया जाता है, हाँ ये होता है, बता दिया जाता है, ये जनरल है। लेकिन जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है इसके बारे में बात ही नहीं किया जाता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, एक क्वांटिटी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नाम का भी चीज़ होता है। आज अपन इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में नहीं जानना है। ओके, ठीक है, आपको इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहने का। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अपन बात करते हैं। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सपोजिंगली यहाँ पर एक बॉल है। ओके, ये बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट पर था। ओके, और ये रेस्ट पर, अब हमने क्या किया, t = 0 पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। t = 10 मिनट के बाद क्या ये बॉडी मूव करने लग जाएगा? नहीं मूव करेगा, ध्यान समझना, नहीं मूव करेगा। रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, ये खुद से मूव नहीं करेगा, इसको मूव कराना पड़ेगा। इसको मूव कौन कराएगा? आपके जैसा कोई इंसान जिसको पैर से मारेगा और ये मूव करेगा। मतलब इसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा। मतलब इसका जो इंटरनल जितना जो फोर्सेस हैं या जो इंटरनल जो इसका एनर्जी है वो कभी यूज नहीं करेगा टू चेंज इट्स इनर्शिया। अपनी इनर्शिया को चेंज करने के लिए कभी अपना इंटरनल इसका इच्छा नहीं होगा, इंटरनल फोर्स का यूज नहीं करेगा। ऑलवेज एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इसके इनर्शिया को चेंज करेगा। तो इनिशियली ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, क्योंकि ये रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जिस इनर्शिया में होते हैं उसी इनर्शिया में रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। ये आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से समझ में आया। अगर इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से अगर आपको इनर्शिया ऑफ मोशन में जाना है,
मतलब आपको मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और दैट्स वेयर आवर फंडा ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अपीयर्स। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है एक कार है, ये हमारा एक कार है और ये कार मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये 40 मीटर पर सेकेंड से अगर ये कार मूव कर रहा है तो ये चाहेगा कि ये 40 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहे। ये नहीं चाहेगा कि, क्या नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि इसका जो स्पीड है वो जीरो हो, या इसका स्पीड बढ़े या घटे। ये अपना जो स्टेट है इसी स्टेट में मूव कर रहा होगा। आपको पता है कांस्टेंट स्पीड का मतलब, आपको पता है, पहले पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब। तो ये कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलते रहना चाहेगा। ये नहीं चाहेगा कि कोई इसको आए और कोई इसको चेंज करे। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ये मोशन में था तो मोशन में ही रहे, ये रेस्ट में ना आए। तो इनर्शिया का बेसिकली मीनिंग ये है कि वो जैसा जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में वैसा ही रहना चाहता है ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आया। अच्छा, अब कोई बोले कि नहीं हमको इसका स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर इसका स्पीड हमें कम करना है तो हमको पीछे से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको रोकेगा। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा तब जाके इसका स्पीड कम हुआ। मतलब टू चेंज एनी इनर्शिया वी नीड अ एक्सटर्नल फोर्स। हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। टू चेंज एनी इनर्शिया अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा लेकिन आपका फर्स्ट लॉ भी साथ साथ कवर हो रहा है इनर्शिया के साथ ही। ओके, तो आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये सब तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ क्योंकि 10th में जानना है नहीं, तो अपन इस घेरे के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। जैसे देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब इसको वापस इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसको इस डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, ये चाहेगा कि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे, ये नहीं चाहेगा इस डायरेक्शन में मूव कराना। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में चाहता है मूव होता रहे और इसको कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाना पड़े। तो यहाँ पर भी अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है जिससे ये अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। वो फोर्स किसी दूसरे प्रकार का होता है, इसलिए उसकी बात अपन 10th क्लास नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर काम नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा यदि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। और इसको मैंने कोष्ट में लिख दिया इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब इसका कहने का मतलब वही है कि यदि किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बाइक है, ये अगर 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, इसको अगर रेस्ट पे लाना है तो अपन को एक फोर्स लगाना पड़ेगा और दैट फोर्स विल बी एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स इसके पीछे से लगाएंगे तब जाके ये बाइक आगे जाकर कहीं पर रुक जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का अपन को इनर्शिया चेंज करना है या उसके स्टेट में कोई चेंज करना है तो अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस भी होंगे लेकिन वो कभी भी अपने इनर्शिया को चेंज करने के लिए यूज नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, ध्यान से सुन ले, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर का जो इंटरनल फोर्सेस होता है उससे इनर्शिया को चेंज करने के लिए यूज नहीं करता है। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है। और सेकंड लॉ की बात कर लूँ, सेकंड लॉ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे दूँ तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकंड लॉ होता है, ये हमारा सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ होता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा सर जी, ये नेट क्यों लगाया? तो मैं आपको एक बता दूं, जैसे अगर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को तुम खींच रहे हो इधर 2 न्यूटन के फोर्स से और इधर से कोई बंदा खींच रहा है 3 न्यूटन के फोर्स से। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू होता है ना, तो तुम 2 इज इक्वल टू, इसका मास अगर मान लेते हैं m है, m kg है, तो हम 2 इज इक्वल टू m इंटू ए लिखोगे या 3 इज इक्वल टू m इंटू ए लिखोगे? क्या लिखोगे? दोनों गलत है।
क्योंकि सेकंड लॉ का मतलब होता है नेट फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका अगर नेट फोर्स अगर निकालें तो सर जी 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो इट विल बी 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हमारा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा है, और एफ नेट हमारा 1 लिखेंगे अपन, और 1 इज इक्वल टू लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू एम इंटू ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज लगभग दे दिया है, बाकी सेकंड फोर्स की बात अपन, सेकंड लॉस की बात अपन अगले लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल अपन आते हैं जो आप जिसके लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, एमसीक्यू। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई विद मी। आप साथ साथ ट्राई करें और साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने आया है, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है? एनर्जी? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी नहीं है। वेलोसिटी? नहीं नहीं नहीं। मास? नहीं। मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन पे हमारा रॉकेट काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P जहाँ पे मोमेंटम है, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो। यहाँ पर भी कंडीशन है नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नेक्स्ट, ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिजिक्स है तो बिना न्यूमेरिकल के तो फिजिक्स का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। तो अब ध्यान से देखें इस न्यूमेरिकल को और कोशिश करें करने की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है। मास कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का? मास दे रखा है 2 kg। ओके, स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्लाइडिंग कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज बाद में और पहले कोई नहीं आया। तो वेलोसिटी कितना दे रखा है अपन को वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस है मतलब फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। यदि इसी वेलोसिटी से अपन को इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एफ रिक्वायर्ड अपन से पूछा है कि अगर अपन को इसी मूवमेंट इसी वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को कराते हैं तो कितना फोर्स अपन को रिक्वायरिंग होगा। अब अगर आपने अभी ध्यान से सुना है मेरी बातों को जो मैंने बताया इनर्शिया के दौरान, तो मैंने बताया कि यदि कोई इनर्शिया ऑफ मोशन में काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है ना, वो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से वो उसके स्पीड से वो मूव कर रहा है, उसमें कोई चेंज, हमको कोई चेंज नहीं चाहिए, तो अपन को कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। टू चेंज द स्टेट वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन यदि वो किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा जब तक अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, वो कंटिन्यू करेगा वैसा ही मोशन। तो यहाँ पे अपन को फोर्स रिक्वायर्ड पूछा है टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे। यदि ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे तो उसके लिए अपन को कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज आवर आंसर गोइंग टू 0 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज, अपन से पूछा है इस क्वेश्चन में कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। तो मैंने आपको आज बताया न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स है वो होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर आपको मैं फिर से एग्जाम्पल दूँ तो एक मान लीजिए एक पुली है, इधर 4 kg का ब्लॉक लटका हुआ है और इधर 6 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, और ये ऐसा हमारा सिस्टम है। और अगर आप मैं बोलूँ आपसे कि नेट फोर्स के लिए लगाना आता है अपन को एम इंटू ए, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक 6G करके ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अब चूंकि ये जो पुली है, पुली ब्लॉक सिस्टम होता है, आपने शायद 10th में नहीं जानना उतना अच्छा से, लेकिन अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऊपर एक टेंशन T लग रहा होगा, और रस्सी का खासियत होता है, रोप का खासियत होता है कि उसका हर जगह टेंशन, हर जगह जो रस्सी पे जो टेंशन होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T लग रहा होगा। तो टेंशन T यहाँ, और टेंशन क्या है? हमेशा एक पुलिंग फोर्स है। टेंशन इज पुलिंग फोर्स, टेंशन इज पुलिंग फोर्स, टेंशन इज पुलिंग फोर्स।
तो टेंशन हमेशा पुल करता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को 6 kg को ऊपर पुल कर रहा है टेंशन T से और नीचे हमारा फोर्स लग रहा है 6G, तो अगर इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या लिखोगे, 6G जो हमारा नीचे लग रहा है इसको लिखोगे 6G इज इक्वल टू 6 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर जो टेंशन ऊपर लग रहा है T इज इक्वल टू 6 इंटू ए इसको लिखोगे? तो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 6 kg पे अगर अपन को नेट फोर्स लिखना है तो नेट फोर्स अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे 6G लग रहा है। तो मान लेते हैं टेंशन वाला फोर्स बड़ा है या फिर 6G वाला फोर्स बड़ा है। तो 6G वाला फोर्स अपन मान लेते हैं बड़ा है। तो 6G वाला फोर्स अगर बड़ा है तो 6G माइनस टेंशन, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। और अगर अपन से एक्सेलरेशन लिखना है या एफ नेट लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे 6G माइनस टी, और मास की जगह 6 kg और 6 से यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। यही इक्वेशन अपन यहाँ से बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। आपको बस ये समझना था कि जो सेकंड लॉ है वो हमेशा नेट फोर्स को डिफाइन करता है। दैट विल गिव द नेट फोर्स, दैट इज नॉट फॉर एनी फोर्स। अपन किसी भी फोर्स की बात नहीं कर सकते। जो नेट फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पे वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से आपको समझ में ये चीजें आई होगी। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds starting from the rest। अच्छा, रेस्ट से शुरू हुआ यानी इनिशियल वेलोसिटी कार का कितना था, 0 था। इनिशियल वेलोसिटी कार का कितना था, 0 था। और अपन से क्या पूछा है कि अपन को इसका जो फाइनल वेलोसिटी कितना लेके आना है, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, रेस्ट से। मास कार का क्या दे रखा है, 1500 kg। और अपन से पूछा है कि कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स इज इक्वल टू टाइम कितने सेकंड में लेके आना है, 10 सेकंड में। तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ एक और होता है, आपको पता होगा। एफ नेट का एक और फार्मूला है, नेट फोर्स या फिर यहाँ पे क्योंकि एक ही जगह फोर्स लग रहा है तो अपन एक एफ की बात कर रहे हैं। दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल हमको इनिशियल क्या था, 0 था मोमेंटम, ठीक है। फाइनली क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन दिस इज 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अपन को कितना चाहिए, 30 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, 1500। तो 1500 इंटू 30 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। तो ये हो गया 0 बाई 10। इट विल बिकम 450000 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल एंड 4500 विल बी आवर आंसर। 4500 न्यूटन विल बी आवर आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको लगा होगा कि कैसे अपन कॉन्सेप्ट को फील करके एमसीक्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट को फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक जो बताया उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे ही सेशंस आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, लाइक करना है और साथ साथ शेयर तो करना ही करना है। ये तीनों काम कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी ले आऊँगा 9th क्लास के लिए, जिसमें अपन फोर्स के रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे और साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे टर्म 1 के लिए। ओके, लगे रहें साथ साथ।